तो स्वागत है आप सबको मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, क्या आपको पता है इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं? ओके, बुरे और अच्छे लोग। अब इन बुरे लोगों को और अच्छे लोगों को आप कैसे पहचानेंगे, बताइए। क्या बताएंगे आप मुझे? जी हाँ, बुरे लोगों और अच्छे लोगों में उनके गुणों से पहचाने जाएंगे। ओके, तो उनके गुण, जो कोई सच्चा होता है, कोई स्वाभिमान होता है, कोई झूठा होता है, कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है। ओके, कोई हमदर्द करने वाला होता है, स्वार्थी निस्वार्थी होता है। ओके, तो इस गुणों से, इन्हीं गुणों से है ना, लोगों को पहचान सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इन हर एक व्यक्ति में है ना इस प्रकार के गुण होते ही, इसमें चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो। ओके बच्चों, तो आप बताइए मुझे, आप में कौन से गुण हैं? ओके, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 6, बसंत की सच्चाई, जिनके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। ओके, तो ये बसंत की सच्चाई एकांकी है। अब एकांकी क्या है? एकांकी एक नाटक है, यानी एक अंक में लिखे जाने वाला नाटक है। वन पार्ट एक्ट। ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे लेखक के परिचय की ओर। मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, मानव जीवन का यथार्थ चित्रण लिखने वाले, मानव जीवन, हम मनुष्य का जीवन जो है ना, कभी खुशी कभी गम, ऊंच नीच, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं हमारे जीवन में, है ना। तो इस जीवन की जो सच्चाई है, उस सच्चाई पर जो लेख लिखते हैं, ऐसे लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का नाम जो है, उनका नाम महत्वपूर्ण स्थान में लिखा जाता है। उनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर जिले में, और 1912 में उनका जन्म हुआ है। पंजाब में शिक्षा पाकर 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। फिर सन 1955 में आकाशवाणी केंद्र में नाटक निर्देशन के रूप में काम किया। फिर वहाँ से 1.5 साल के बाद त्यागपत्र दिया। उन्होंने बाद में स्वतंत्र साहित्यक के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। विष्णु प्रभाकर जी को गांधीवादी लेखक भी माना जाता है। गांधीवादी क्यों? क्योंकि वो गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते थे, उनके फॉलोवर थे। ओके, तो इसीलिए उनको गांधीवादी लेखक माने जाते हैं। आपके एकांकी मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। मानवीय संवेदनाओं यानी मनुष्य की जो फीलिंग है, ओके, उनके फीलिंग को समझकर वे अपने एकांकी में लिखते थे। और मानवीय संबंधों से मनोवैज्ञानिक धरातल पर, यानी मानव के संबंध, यानी उनके जो फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस है, उसका विश्लेषण करके वे एकांकी लिखते थे। के मनोवैज्ञानिक यानी उनकी साइकोलॉजी। देखिए, हर व्यक्ति के हर प्रकार की साइकोलॉजी अलग अलग होती है ना। तो उनके अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, यानी उनकी साइकोलॉजी के आधार पर, मनोवैज्ञानिक के आधार पर ही वे एकांकी यानी नाटक लिखते थे। तो ये उनकी एकांकियों की विशेषता होती है। ओके, उनकी प्रमुख रचनाएं ही आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण के व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि। तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है रेड में, उसको आप याद कर लीजिए ताकि आपको 1 मार्क्स के आंसर को लिखने में आसानी हो।
तो पढ़ेंगे हम पाठ का आशय। तो इस एकांकी में जो चित्रित बालक है, जो भी बालक यहाँ पर कैरेक्टर है, उसके चरित्र के से छात्र है ना प्रेरित होते ही, और इससे क्या होता है, अपने प्रामाणिकता से वे जीना सीखते हैं। इन्हें उस बच्चे के चरित्र से छात्र भी, जो भी इस पाठ को पढ़ते ही, उससे प्रेरित होते ही और प्रामाणिकता से जीना सीखते हैं। ये इस पाठ की विशेष आशा है। तो यहाँ पर पात्र परिचय दिया गया है। इन्हें इस पाठ में आए हुए कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर पहले बसंत है। बसंत जो है एक गरीब और शरणार्थी लड़का है। गरीब है और शरणार्थी यानी किसी के घर में शरण लेने वाला। प्रताप इसका छोटा भाई है। पंडित राजकिशोर एक नेता ही। डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति भी इस एकांकी में आपको, इस दृश्य में आपको दिखाई देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ का सारांश में पहला दृश्य पढ़ेंगे। इसमें 3 दृश्य हैं। ओके, 3 दृश्य में मैंने पहला दृश्य यहाँ पर लिखा है। तो मैंने सारा पूरा लेसन मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ छोटा करके इसको लिखा है। ओके, इसको मैं पूरा वार्तालाप करके नहीं पढ़ूंगी। ओके, तो यहाँ पर पहला दृश्य हम पढ़ लेंगे। स्टेज पर सुविधा अनुसार बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य है। देखिए यहाँ पर ये एक एकांकी है, तो एक नाटक के जरिए ही आपको दिखाया जा रहा है कि स्टेज है, उस स्टेज पर एक नगर है, नगर का बाजार दिखाई दे रहा है, और वहाँ आने जाने वाले लेने देने का शोर, फेरी वाले की पुकार आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको सुनाई दे रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक लड़का है जो नंगे पैर है, फटे कपड़े पहना हुआ है, हाथ में सामान संभाले भागता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी आयु है लगभग 12 वर्ष। उसका नाम है बसंत। ओके, ये जो बसंत है ना, इस पाठ का मेन कैरेक्टर है बच्चों। ओके, इसको आप याद रखना है। देखिए मैंने रेड में जो हाईलाइट किया है, ये 2 मार्क्स का आंसर है, इसको आप याद कर लीजिए। और वो क्या बेच रहा है, वो पुकार रहा है, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सिलाई ले लो। तो बसंत ये चीज़ों को बिका रहा है। देखिए ये छलनी, बटन, दिया सिलाई, इसका क्वेश्चन होगा बसंत क्या क्या बेच रहा है। इसका आंसर होगा छलनी, बटन, दिया सिलाई। ये भी 2 मार्क्स का ही होगा, इसको याद कर लेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। ओके बच्चों, तो ये रहा पहला दृश्य, स्टेज पर दिखाई दे रहा है। अब आगे हम बढ़ते ही। स्टेज पर जब वो बेच रहा है, लोगों के बीच में कोई उसका सामान नहीं खरीद रहा है, उसको देखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय एक खद्दरदारी व्यक्ति वहाँ से निकलते हैं। खद्दरदारी यानी खादी के कपड़े पहनने वाला व्यक्ति। ओके, वे मजदूरों के नेता ही, उनका नाम है राजकिशोर। आपको समझ में आ गया होगा नहीं? खद्दरदारी पहनने वाले कौन थे? राजकिशोर, पंडित राजकिशोर, और वे मजदूरों के नेता थे। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि वो उनको कुछ ना कुछ बेचना चाहता है, और वो कहता है, साहब छलनी ले लीजिए, दूध छानिए, बटन ले लीजिए, दिया सिलाई ले लीजिए। इस तरह से वो उनको आग्रह करते हुए उनके पीछे वो भागता है, और ये भी कहता है, साहब छलनी ले लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। तो बसंत राजकिशोर जी कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो इतना आग्रह करने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं लेते। उसके बाद जब वह विनम्र स्वर से कहता है, साहब एक छलनी तो ले लीजिए, सिर्फ 2 आना है। तो इतना आग्रह करता है कि वो कहता है कि वो कहता है कि साहब सुबह से कुछ भी नहीं बिका है, कम से कम छलनी तो ले लीजिए। तो राजकिशोर कहते हैं, तो इन्हें जेब से वो कुछ पैसे निकालते हुए कहते हैं, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ले लो, ये 2 पैसे ले लो। तो जब वो छलनी
दो आने में देने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर राजकिशोर जी है ना, उस छलनी के बदले में यानी छलनी को खरीदना नहीं चाहते, बल्कि वे 2 पैसे देना चाहते हैं। ओके जे तो यहाँ पर 2 पैसे जब वो देने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बसंत कहता है, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। यानी बसंत ने पंडित किशोर से कुछ खरीदने के लिए बहुत ही विनय करता है, विनम्र स्वर से इन्हें आग्रह करता है, लेकिन वो लेने के लिए तैयार भी नहीं होते। और बसंत की स्थिति को देखकर, उसकी स्थिति यानी कैसी थी उसकी स्थिति ने, वो उसके पैर में चप्पल नहीं थे और वह फटे कपड़े पहना था। ओके और उसका सामान जो था उसको संभाले हुए इधर उधर घूम रहा था, ताकि कुछ लोग उसके चीज़ें खरीद सके। तो ऐसी स्थिति को देखकर उसको क्या करते हैं, 2 पैसे दे देते हैं ताकि उसको कुछ खा ले पी ले। ओके लेकिन बसंत क्या करता है, कहता है मैं भीख नहीं लूँगा। अब बसंत की बात सुनते ही किशोर जी है ना, वे सहसा उस बच्चे को देखने लगते हैं और उनके दिल पर इतना असर होता है। क्यों? क्योंकि बसंत इतना गरीब है और उसके पास सुबह से कुछ भी उसका सामान बिका नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, उसकी स्थिति इतनी ख़राब है, तो फिर भी वो पैसे को भीख में नहीं लेना चाहता। ओके तो ये सोचकर वो उसको देखते रहते हैं, उस बच्चे को देखते ही फिर क्या करते हैं, वो जेब में टटोलते हैं पर पैसा नहीं मिलता। ओके अब उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास छोटे पैसे नहीं थे, तो वो क्या करते हैं, उनके पास क्या होता है, नोट होता है। अब नोट होता है तो वो भी उदास है, बसंत भी उदास हो जाता है कि उनके पास छोटे पैसे नहीं थे, अब वो कैसे छलनी खरीदेंगे। ओके तो राजकिशोर जी कहते हैं कि अच्छा कल ले लूँगा या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। तो कहते हैं राजकिशोर जी कि उनके पास पैसे तो नहीं है, ओके छुट्टा भी नहीं है, उनके पास नोट है, तो वो कल लेने के लिए तैयार होते हैं और उनका एड्रेस भी बताते हैं। उनका एड्रेस क्या है, किशनगंज। ओके तो उसके बाद बसंत कहता है, नहीं साहब आज ही ले लीजिए। वो कल पर टालना नहीं चाहता, आज ही उनको छलनी देना चाहता है, बेचना चाहता है, लेकिन उनके पास नोट है, तो वो क्या करता है, तो वो कहता है आप नोट मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ। तो क्या कहता है, वो छलनी उनको बेचना चाहता है, वो भी आज ही, और उस नोट को है ना भुना कर ला कर देना चाहता है। तो इस बाद में क्या करता है, वो बसंत नोट लेकर भुनाने के लिए बाजार की ओर भागता है। 15-20 मिनट हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। कौन कौन उत्सुक होकर देखते हैं, राजकिशोर जी। ओके जब वो बाजार जाता है तो वो 15 मिनट भी बीत जाते हैं या 20 मिनट भी बीत जाते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आता। तो वो उत्सुक होकर वो देखते रहते हैं कि वो कब उनके पैसे छुट्टे इन्हें भुना कर लाता है और कब वो वापस घर जाएंगे। लेकिन जब वो नहीं आता है तो उन्होंने सोचा कि शायद वो वापस नहीं लौटेगा, तो बाद में वे अपने घर चले जाते हैं। तो यह रहा पहला दृश्य बच्चों, इस एकांकी का पहला दृश्य। अब दूसरा दृश्य है, शेष पैसे वापस देने के लिए बसंत का छोटा भाई प्रताप जो है पूछते पूछते शिकनगंज पहुंचता है। देखिए यहाँ पर अब स्टेज पर जो नाटक हो रहा है, जैसे जैसे सीन बदलती है, जैसे जैसे स्टोरी बदलती है, स्टेज का सीन भी बदलता है। ओके तो आपने देखा पहले स्टेज में बाजार का सीन दिखाई दे रहा था, वहाँ पर लोग इधर उधर घूम रहे थे, फेरी वाले की पुकार सुनाई दे रही थी, उसी बीच में बसंत है ना अपने चीज़ों को बेचने के लिए इधर उधर घूम रहा था, और वो छलनी बटन दिया सिलाई वगैरह बेच रहा था, पुकार रहा था कि कोई ले लो।
ओके। अब ये जो दूसरा दृश्य है, इस दृश्य में क्या है, सिकंदगंज इन एक उस जगह का नाम है जहाँ पर राजकिशोर जी रहते हैं। तो वहाँ पर बसंत का छोटा भाई जिसका नाम है प्रताप, वो उनका पता पूछते हुए वे उनके घर पहुँचता है। ओके। तो वो भी लगभग 10 वर्ष का है और वह छोटा भाई है उसका। और प्रताप है ना, वो कुछ लोगों को पूछते हुए शिकनगंज तो पहुंचता है, लेकिन बाद में वो कुछ लोगों को पूछने के बाद में उनके घर तक पहुंच जाता है। और जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है, उसको मैंने किशोर जी से बात करता है और कहता है कि उसको उसके भाई बसंत ने वहाँ पर भेजा है। तो राजकिशोर कहते हैं, तुम्हारा भाई? ओके। तो अब ये पूरी तरह से भूल चुके होते हैं कि जो बसंत है ना, उसको उनको छलनी बेची थी और जब वो नोट बनाने गया था वो वापस नहीं आया था, ये बात पूरी भूल चुके होते हैं। तब प्रताप अपने भाई के बारे में बताता है कि उसने कल आपको छलनी बेची थी और वो जो नोट आपके बनाने गया था वो वापस नहीं आया था। तब है ना, राजकिशोर जी उसको याद करते हैं। हाँ हाँ, जब याद आता है तब राजकिशोर जी को प्रताप बताता है कि वो जब वो भुनाने गया था बाजार को, वो वापस नहीं आया क्योंकि उसका मोटर दुर्घटना में यानी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बारे में बताता है। ओके। तो कहता है, जब नोट भुनाने गया था मगर वो वापस नहीं लौटा। ओके। और वो मोटर के नीचे आ गया था, मोटर उसके ऊपर से निकल गई थी, इसलिए वो आपके पास न आ सका। वे बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पास लौटाने को कहा, आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। अब इतना कहने के बाद प्रताप जो है ना, थोड़ा सा रोने की सूरत, इन्हें रुआंसा होता है। ओके। और किशोर जी है ना, उससे पूछते हैं कि पैर कुचला गया था, मतलब उसका मोटर दुर्घटना के बारे में सुनते ही वो अचरज में आ जाते हैं कि वो पूछते हैं कि उसका पैर कुचल गया। तो प्रताप कहता है, हाँ जी हाँ, और इसीलिए वो आपके पास ना आ सका। वो बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। ओके। बड़ी देर से उसे जब होश आया तो उसने मुझे आपके पास भेजा है। तो राजकिशोर जी है ना, कहते हैं कि मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजे ही, लेकिन बच्चे वो कहाँ है? अब वो पूछते हैं कि बसंत कहाँ है? तो प्रताप है ना, सब कुछ बताता है कि वो उसके घर में है। अब राजकिशोर जी कहते हैं कि उसके माता पिता कहाँ हैं? तो प्रताप कहता है उसके माता पिता जो हैं उनको दंगाओं के दिनों में किसी ने उन्हें मार डाला। ओके। फिर राजकिशोर जी उनके बारे में बताते हैं, उनके रहने की जगह पर पूछते हैं कि वो कहाँ रहते हैं। तो वो बताता है कि वो भीखू आहिर के घर में रहते हैं। तो अब राजकिशोर जी क्या कहते हैं, वो अपने जो अमर सिंह जो उनका घर का नौकर है, ओके, उस नौकर को, अमर सिंह को बोलते हैं कि मैं अहिर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। कहना कि एक लड़के की टांगें मोटर के नीचे आकर कुचली गई हैं, जल्दी करो। भीखू आहिर का घर पूछ लेना, मुड़कर आओ बच्चे चलो। मतलब वो अपने नौकर जिनका नाम है अमर सिंह, ओके, अमर सिंह से वो कहते हैं और कि वो डॉक्टर को बुलाकर लाए। अब वो प्रताप के साथ बसंत को देखने के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं। प्रताप को जब मालूम होता है कि ये
राजकिशोर जी जब उनके साथ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं तो वो चकित हो जाता है, विस्मित हो जाता है और उनको देखता रहता है। और वो फिर ठगा ठगा सा उनके आगे आगे जाता है। ठगा ठगा सा मतलब, तो वो समझता है कि इतने बड़े आदमी इतने छोटे एक गरीब के घर को आना एक अचरज का ही काम है। ओके, चकित होना ही है। ओके, शॉक होना। तो शॉक हो गया था कि वो इतने बड़े नेता होने के बावजूद उस गरीब को देखने के लिए उनके घर आ रहे हैं, इसलिए वो चकित हो जाता है। चलिए, तो अब दोनों क्या करते हैं, यानी राजकिशोर जी और प्रताप दोनों बसंत को देखने के लिए जाते हैं और अमर सिंह को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। तो बच्चों, ये रहा दूसरा दृश्य। ओके, तो अब शुरू होता है तीसरा दृश्य। ओके, तीसरा दृश्य। अब आपको पता होगा कि पहले दृश्य में नगर का बाजार आपने देखा, फिर दूसरे दृश्य में किशनगंज जहाँ पर किशोर जी रहते हैं वहाँ का दृश्य आपको मालूम हो गया होगा। अब तीसरे दृश्य का परिवर्तन कैसा है देखेंगे। तीसरे दृश्य में स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य है। कच्चा घर है, इन्हें कच्चा घर का मतलब होता है मिट्टी का घर। ओके, जिसमें सीमेंट वगैरह नहीं होती। और ज़मीन पर दरी बिछी है। दरी मतलब कोई भी हाशिया वगैरह, ओके, चटाई वगैरह होती है, वो बिछी हुई है। उस पर बसंत लेटा है। ओके, और किसी ने, है ना, और वो दर्द से करा रहा है और प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। प्रवेश होना, आना, यानी अंदर आना। ओके बच्चों, तो जब आकर बसंत को देखते ही तो किसी ने बसंत के पट्टी यानी पाँव पर फर्स्ट एड दी है, पट्टी बांधी है। छूते ही इन्हें जैसे ही राजकिशोर जी उसके पाँव को छूते ही तो उसकी चीख निकलती है, चीखता है, दर्द के मारे वो चीखता है। तो राजकिशोर जी उसको हिम्मत देते ही कि तुम चिंता ना करो, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। तो इतना कहकर, है ना, सांत्वना, यानी राजकिशोर जी, है ना, बसंत को सांत्वना देते हैं। ओके, अब उसी समय डॉक्टर भी आ जाते हैं। तो डॉक्टर को कौन बुला कर ले आए? अमर सिंह, जो राजकिशोर जी का नौकर था। ओके, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर देखकर बताया कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। ओके, तो उन्होंने बताया कि उसकी पैर की हड्डी टूट गई है और उसको स्क्रीन करना है। ओके, एक्सरा, स्क्रीन का मतलब होता है एक्सरा। अब एक्सरा तो यहाँ वहाँ तो नहीं हो सकता, उसको अस्पताल ही लेकर जाना होगा। तो इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि उसको स्क्रीन करना है तो अस्पताल चलना होगा। बसंत आंखें खोल कर कहता है। अब बसंत कहता है कि क्योंकि बसंत गरीब है, अगर से उसको हॉस्पिटल को लेकर जाएंगे तो उसकी फ़ीस भी भरना पड़ता है ना। तो इसीलिए वो कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ। इसका मतलब होता है कि वो गरीब है, वो अस्पताल की फ़ीस नहीं भर पाएगा। तब राजकिशोर जी ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये बच्चा गरीब ज़रूर है परंतु ईमानदार और स्वावलंबी है। ओके, तो अब यहाँ पर उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि डॉक्टर से कह रहे हैं कि ये बच्चा जो है ना बहुत ही गरीब है, लेकिन वो क्या है, ईमानदार भी है और स्वावलंबी है। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि बसंत में किस प्रकार का गुण है। ओके, वो कैसा, मतलब वो ईमानदार है और स्वावलंबी। स्वावलंबी यानी वो अपने पर किसी पर डिपेंड नहीं होता। ओके, अपने ऊपर ही वो डिपेंड रहता है, उसको स्वावलंबी कहते हैं। तो यहाँ पर उसको कह रहे हैं कि उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वो एक गरीब तो है लेकिन उसमें एक गुण क्या है, दुर्लभ गुण, वो एक ईमानदार है, वो स्वावलंबी है। कि ये दुर्लभ गुण क्या होते हैं? दुर्लभ का मतलब होता है कमी, गुण
ऐसे गुण जो ईमानदार का गुण होता है ना, वो बहुत सारे लोगों में नहीं होती। ओके, कम लोगों में ही होती है जो बसंत में है। ओके बच्चों, तो वो गरीब तो था, लेकिन उसका दुर्लभ गुण क्या था? वो ईमानदार था, वो स्वावलंबी था। ओके, तो उसके गुण के बारे में यहाँ बताते हैं। देखिए, जब वो भीख नहीं लेता, पहले दृश्य में जब वो भीख नहीं लेता है और वो कहता है कि मैं अपना सामान बिकाकर ही मैं पैसे लूँगा, तो ये वो स्वावलंबी था, ये वो ईमानदारी थी। वो इस ईमानदारी का बदलाव जो था, ये डॉक्टर राजकिशोर जी ने डॉक्टर को बुलाकर ले आए और उसका इलाज किया। ओके बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा, अच्छाई का बदला जो है अच्छाई होती है, भलाई का बदला भलाई होती है। इसीलिए जिसके गुण अच्छे होते ही उसकी भी भलाई हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर बसंत एक ईमानदार लड़का है, आपको समझ में आ गया है। अब डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते ही बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति आती है और कृतज्ञता उभर आती है, यानी आभारी। अब कृतज्ञता मतलब ये आभारी था किसका? पंडित राजकिशोर जी का। ओके, क्यों आभारी था? क्योंकि वो उसको इलाज किया था, बसंत का इलाज किया था, इसलिए वो आभारी था। तो इस आभारी मतलब वह कृतज्ञता की नज़र से उनको देखता है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते ही बसंत ओट बींचता है, इन्हें उसको दर्द होता है तो वो ओट बींचता है। प्रताप भाई का सिर थामता है। प्रताप उसका जो छोटा भाई है ना, उसका सिर जो है ना थामता है, मतलब वो उसको पकड़ता है, उसको खुशी से उसको सांत्वना देता है और पर्दा गिरता है। तो इस तरह क्या है, यहाँ पर आपको एक और मनुष्य की, एक और व्यक्ति का जो गुण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो कौन सा गुण है? वो किसका गुण है बच्चों? जी हाँ, ये थे राजकिशोर जी। ओके, इन्होंने गरीबों के प्रति, यानी बसंत के प्रति एक हमदर्दी दिखाई थी। ओके, इस हमदर्दी से उन्होंने उसका इलाज करवाया था। तो राजकिशोर जैसे पात्र भी अनुकरणीय है। गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाना भी क्या है? राजकिशोर के जैसे अनुकरणीय, इन्हें पात्र जो है अनुकरणीय है, उनको सराहना चाहिए, सराहने लायक है, उनके तारीफ करने लायक है। ओके बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये था इस कैरेक्टर्स के, इसमें जो पात्र जो मेन है बसंत और राजकिशोर के गुणों के बारे में। ओके, तो अब आपको इस पाठ के बारे में समझ में आ गया है। तो यहाँ पर मैं कुछ और आशय यहाँ पर पढ़कर सुनाऊंगी। विष्णु प्रभाकर जी है ना, मानव मन के पारखी लेखक है। विष्णु प्रभाकर जी ने लेखक के बारे में यहाँ पर दिया गया है, मानव मन के पारखी, यानी मानव के मन को वो जांच लेते थे। ओके, इसी एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान परदुखरता, यानी स्वाभिमान को, और परदुख कातरता, यानी परेशान। ओके, इसका मतलब जैसी मानवीय भावनाओं का, इमोशनल भावना मतलब इमोशनल का सुंदर चित्रण किया है। ओके, तो इस पाठ में आपको ये सारी चीज़ें क्या क्या दिखाई दे रही हैं? स्वाभिमान दिखाई दे रहा है, ईमानदार दिखाई दे रहा है, हमदर्द दिखाई दे रही है, पर दुख कातरता यानी परेशानी भी है। ओके, ये सारे इमोशंस का उन्होंने चित्रण किया है। ओके, गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से, मतलब बसंत एक गरीब था लेकिन फिर भी वो स्वाभिमानी है और वो परिश्रम करके कमाई से जीने वाला है। और प्रताप है ना, एक ओर है, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ, यानी दूसरी ओर एक ओर बसंत है जो ईमानदार है। ओके, तो दूसरी ओर जो है हमदर्दी दिखाने वाले कौन? राजकिशोर। ओके, उनका आदर के साथ व्यवहार करने वाले
ओके, हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जो है ना, उनका पात्र जो है अनुसरणीय है, यानी सराहने लायक है। ओके, तो ये है पाठ का आशय बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ आपको इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों। ओके, तो अब हम चल लेते हैं, कुछ नए शब्द यहाँ पर दिया गया है। नए शब्द में जो शब्द यहाँ पर आए हैं वो है सुविधानुसार। अगरचे इसको संधि करेंगे, समास के तौर पर देखेंगे तो सुविधा के अनुसार, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इसको तत्पुरुष समास कहेंगे। संधि की तरह देखेंगे तो ये सुविधा प्लस अनुसार, यानी दीर्घ संधि है। प्रतीकात्मक भी दीर्घ संधि है, इन्हें प्रतीक प्लस आत्मक। मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कराता हूँ, ऐसे कुछ सेंटेंस आएंगे तो ये यहाँ पर कारक आपको दिखाई देगा, ये संप्रदान कारक है। भावनात्मक यानी भावना प्लस आत्मक दीर्घ संधि है। ये नए शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर संधि भी है, समास भी है और कारक भी मैंने बताया है। तो आशा करती हूँ समझ गए होंगे इस पाठ का विश्लेषण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बच्चों, तो प्लीज़ अगरचे मेरे इस वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।